नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 22 सितंबर 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति की जारी। चावल बुआई का रकबा 411 लाख हेक्टेयर से हुआ अधिक। श्री अन्न मोटे अनाज का बोया गया क्षेत्रफल 186 लाख हेक्टेयर के पार। गन्ना क्षेत्रफल रहा 59.91 लाख हेक्टेयर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी कि नेफेड की नई दिल्ली में 66वीं आम सभा की हुई बैठक। वार्षिक आम सभा में साल भर का लेखा किया गया पेश। नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि नेफेड ने 264.51 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित करने का रिकॉर्ड किया है कायम। इस साल 400 करोड़ का आंकड़ा हासिल करने का है लक्ष्य। हरियाणा में शनिवार से बाजरे की खरीद शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेफेड शनिवार से रेवाड़ी, कनीना, भिवानी, कोसली और चरखी दादरी मंडियों में बाजरे की करेगी खरीद। बाजरे की खरीद उन किसानों से की जाएगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हैं पंजीकृत। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय नदी उत्सव का किया जा रहा है आयोजन। नदी उत्सव में नदियों की स्थिति पर हुई चर्चा। परमार्थ निकेतन के प्रमुख ने कहा कि नदियों को बचाने के लिए नदियों के साथ जुड़ना होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में धान बुआई के रकबे में इस साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अभी तक 411 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है, जबकि दलहन की फसलों के रकबे में कमी देखी गई है। श्री अन्न मोटे अनाज बुआई का रकबा भी बढ़ा है और अभी तक 186 लाख हेक्टेयर में श्री अन्न की बुआई की जा चुकी है। पिछले वर्ष इसी समय तक 183.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई पाई थी। गन्ने की 59.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती हुई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 55.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो पाई थी। मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई 1103 लाख हेक्टेयर को पार कर गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय तक 1099.23 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो पाई थी। भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी कि नेफेड की राजधानी नई दिल्ली में 66वीं आम सभा की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि नेफेड ने 31 मार्च 2023 के समाप्ति वर्ष तक 264.51 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित करने का रिकॉर्ड कायम किया है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। देश के किसानों को सहकार से समृद्धि के जरिए खुशहाल और संपन्न बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड का योगदान अतुलनीय रहा है। राजधानी नई दिल्ली में नेफेड की 66वीं आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोलते हुए नेफेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि 31 मार्च 2023 के समाप्ति वर्ष तक संस्था ने 264.51 करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभांश अर्जित किया है। जल्द ही इसे 400 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। कि जितना 265 करोड़ रुपए पिछले साल पूरे साल में मार्च तक प्रॉफिट आया था, आज अभी तक 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपने अर्जित कर दिया है, तो 400 से ऊपर जरूर जाएगा। इस मौके पर NCUI और इफ्को के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने कहा कि नेफेड ने भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम किया है। सरकार की जो इच्छा है उनको पूर्ति करने के लिए नेफेड हमेशा तैयार है। सरकार के निर्णय को सफल कैसे किया जाए, यही सोच रखते हैं। यही सोच के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत या सहकार से समृद्धि हो पाएगी। नेफेड की 66वीं वार्षिक आम सभा के दौरान बोलते हुए क्रिब्को के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने कहा कि देश में सहकारिता को मजबूती प्रदान कराने के लिए ग्राम स्तर की सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करना जरूरी है। अगर गांव की प्राइमरी सोसाइटी मजबूत होगी, उससे जुड़े हुए उनके सदस्य मजबूत होंगे,
इसके बाद हमारे देश की प्रदेश की जो संस्थाएं हैं वो मजबूत होंगी। नेफेड के उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बोर्ड के निदेशक मंडल, अधिकारियों और सदस्यों को अथक मेहनत के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी की बदौलत आज हम 264.51 करोड़ लाभांश से भी आगे बढ़ गए हैं। निर्वाचित जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों का इस अवसर पर विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले साल जो हमने प्रॉफिट कमाया 264 करोड़ रुपया, अभी तक उस सीमा को हम लोग लांघ चुके हैं। इस मौके पर नेफेड के प्रबंध निदेशक रितेश चौहान ने कहा कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में नेफेड ने इन 5 महीनों में ही 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर 400 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। नेफेड ने पिछले वर्ष जितना 264 करोड़ का लाभांश हुआ था नेट प्रॉफिट, हम इन 5 महीनों में ही 250 करोड़ से ऊपर निकल गए हैं और हमारी कोशिश है कि ऑल टाइम हाई हम 400 के आसपास इस बार पहुंचे। आज एजीएम में भी इस बारे में चर्चा हुई है, उस पर काफ़ी स्कीम्स जो हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। नेफेड की 66वीं वार्षिक आम सभा में भाग लेने आए स्टेक होल्डर्स और अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। उत्तराखंड से तिरुपति कोऑपरेटिव के नाम से कोऑपरेटिव चलाती हूँ। हमारे यहाँ धान की और गेहूं की खरीद होती है। अगर पॉसिबल हो सके उसमें उड़द दाल और ऑयल सीड्स की भी अगर खरीद हो सके तो वहाँ अच्छा उत्पादन है। नेफेड जो सब जगह में है, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत रिमोट एरिया है, स्कैटर्ड आइलैंड है। वो और भी गांव-गांव में जाके और उनका प्रॉब्लम को सुने और देखे। गुजरात की बात करें तो आज भी धान के 90% को एमएसपी नहीं मिल रही है। अगर नेफेड गुजरात में भी धान की खरीदी करे तो बहुत अच्छा अवसर है। हम आज उनको हमने बोला है टारगेट जो 400 है वो हम लोग सभी बिहार के पैक्स अध्यक्ष, कोऑपरेटिव से जुड़े सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और नेफेड दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगी। अभी तक 250 करोड़ इस साल, वो तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का था, 23-24 में 250 करोड़ अर्जित कर चुका है। गौरतलब है कि नेफेड भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को पूरे देश में कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेफेड के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण शहरों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को मजबूती प्रदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित यानी नेफेड की 66वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का दिल्ली में आयोजन हुआ। बैठक में एक ओर जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर इस साल नेफेड ने 264 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित किया है, जिसको लेकर उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इसको 400 करोड़ का टारगेट लेकर सबको मिलजुल के काम करना है। निश्चित तौर पर सहकार से समृद्धि की संकल्पना को न केवल नेफेड पूरा कर रहा है, बल्कि देश के किसानों की आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उनको खुशहाल और संपन्न बनाने का काम भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 23 सितंबर से बाजरे की खरीद आरंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार हैफेड ने शनिवार से रेवाड़ी, कनीना, भिवानी, खोसली और चरखी दादरी मंडियों में बाजरे की व्यावसायिक खरीद की जाएगी। FAQ गुणवत्ता वाले बाजरे की खरीद प्रचलित बाजार दर पर राज्य के उन किसानों से की जाएगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित हैं, और साथ ही प्रचलित मंडी दर और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर का भुगतान राज्य सरकार की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को दिया जाएगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 22 से 24 सितंबर के बीच 3 दिवसीय नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन के इस खास मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, पर्यावरणविद अनिल जोशी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, आचार्य वस गोस्वामी के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश में नदियों की स्थिति पर चर्चा हुई। मौके पर बोलते हुए परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि हमें नदियों को बचाने के लिए नदियों के साथ जुड़ना होगा। नदी किनारों को हमें हरियाली से सजाना होगा, हमें ऑर्गेनिक अन्न को उगाना होगा, किसानों को प्रोत्साहन देना होगा
और हमको लोकल के लिए वोकल बनना होगा, ऑर्गेनिक खरीदना होगा, नहीं तो बेचेगा कहाँ किसान। इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम सबको आगे आना होगा, सबको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। जागरण भी हो और आचरण भी हो। जागरण ये हो कि हम अपने साथ सबको लेकर चले कि नदी को प्रदूषित नहीं करेंगे, नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे। कर्नाटक में कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने पूरे कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कावेरी जल नियम समिति ने अपने आदेश में कर्नाटक को अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया था। किसानों ने राज्य सरकार से पड़ोसी राज्य को पानी नहीं छोड़ने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ के जिला अधिकारी ने पिछले दिनों किसानों के एक जत्थे को पंजाब के गुरदासपुर के लिए परिचयात्मक दौरे के लिए रवाना किया, ताकि जो कृषि की नई तकनीक सीखकर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। किसानों को रवाना करते समय जिला अधिकारी ने बताया कि 100 किसानों का ये जत्था गुरदासपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय परिसर में लगे मेले में भाग लेगा और कृषि की ऐसी आधुनिक पद्धतियों से परिचित होगा जिसका उपयोग करके किसान अपनी उपज बढ़ा सकेंगे। ये 100 फार्मर्स का जत्था है जो यहाँ से कठुआ से जा रहा है, गुरदासपुर जिले में जाएंगे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे एक कैंपस है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे एक आज मेला लगाया है। तो वहाँ पे इनको फार्मिंग की जो आधुनिक नई टेक्निक्स हैं, जो सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे फार्मर वहाँ से कुछ अच्छा सीख कर आएंगे और यहाँ पे हमारे ज़िले में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इनकी उपज बढ़ सके और ये एक अच्छी फार्मिंग टेक्निक बना सके। तो जो इनपुट मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो रहा है और काफ़ी नई नई चीज़ें सोचने को मिल रही है और बहुत उत्साह है फार्मर्स में जाने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद से सामने आके ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा नाम लिस्ट में ऐड करा जाए ताकि हम सीख कर आएँ। तो ये उत्साह देखकर ज़रूर ऐसा पता चलता है कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और यही आशा है कि यहाँ आके ये वो जो भी सीख कर आएंगे उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्या अभी नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने कुछ बहुत सारे नए बीज भी प्रोड्यूस करती है, तैयार करती है। तो उसके लिए अब देखते हैं कुछ नया सीखने के लिए मिलता है हमारी खेती में और पंजाब की खेती में क्या अंतर है। अब की गुरदासपुर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इसमें एक गाड़ी महिला की है और एक गाड़ी जेंट्स की है। हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि पंजाब की जो पैदावार है उसके लिए सीखने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पैदा होता है, वो लोग कैसी कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं फसलों के बारे में। पंजाब की तो पैदावार बहुत अच्छी होती है, सभी जानते हैं कि पंजाब की बहुत मशहूरी है कि पंजाब में अच्छी सब्जी पैदा होती हैं, अच्छी फसलें पैदा होती हैं, अच्छे फल पैदा होते हैं। पंजाब जो स्टेट है वो बहुत एडवांस है हर लिहाज में। बाकी जो टेक्नोलॉजी है और जहाँ के वो सीड है वो हमारे वो हर एक चीज़ से इंट्रोडक्शन देंगे और वहाँ पर जाकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख करके आएंगे। यही हमारे डीसी साहब की हमारे लिए शुभकामनाएं हैं। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के 60 वर्षीय पूर्व सैनिक और प्रगतिशील किसान पारंपरिक कृषि पद्धतियों से हटकर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद कीवी फल की भरपूर फसल पैदा करने के साथ ही युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। 60 वर्षीय मोहम्मद असलम भट्ट जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनैनी ब्लॉक के बियान गांव के रहने वाले हैं और राज्य के युवाओं के लिए नवाचार और प्रेरणा का एक उदाहरण है। भट्ट ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों से हटकर कीवी खेती के क्षेत्र में प्रवेश किया है। उन्होंने कीवी फल का अपना पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया और उनकी 3 साल की कड़ी मेहनत और परिश्रम से फल की भरपूर फसल प्राप्त हुई है जो बाजार में आने के लिए तैयार है। मोहम्मद असलम भट्ट पिछले 18 वर्षों से एक किसान के रूप में काम कर रहे हैं। युवाओं को बागवानी के प्रति जागरूक करने और एक अच्छा जीवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मोहम्मद असलम भट्ट की पत्नी शाहिना बेगम का कहना है कि मेरे पति असलम कई वर्षों से एक किसान के रूप में काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए ज्यादातर पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैंने ये एक ऑर्चिड लगाया सर, छोटा सा कीवी का ट्रायल बेस पे लगाया था। तो इसमें इस साल जो है अच्छा फ्रूटिंग आया है और इस वक्त जो है फ्रूट हार्वेस्टिंग की उसमें टाइम पे आ गया है। आने वाले 1 सप्ताह में इसको मैं हार्वेस्ट करूँगा
और मार्केट में भेजूंगा। भारत सरकार की तरफ से ये एक स्कीम थी, हॉर्टिकल्चर की गाइडलाइन में जो है मैंने ये बाग लगाया था। ये तीसरे साल जो है फ्रूटिंग पे आया, पहले साल ये जो है सैंपल आया है और इसका अच्छा रिजल्ट मेरे को जो है मिल रहा है और आगे भी इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें गवर्नमेंट भारत सरकार जो है भरपूर सहायता कर रही है, हमें हर चीज़ की हमें इसमें सब्सिडी दे रही है। मेरे घर वाले ने लगाई है, मतलब ये कीवी फ्रूट लगाया है तो और मतलब अच्छा फ्रूट दिया, अच्छा मतलब बना भी अच्छा है और मेहनत के ये इन्होंने लगाए, हम भी साथ में थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और मतलब गवर्नमेंट ने भी मदद दी है तो और मतलब क्या ऐसे लोग भी आते हैं, लोग भी बोलते हैं बोलो कैसे लगाई है, क्या किया, कैसे मतलब लोग भी बोलते हैं, देखने को आते हैं, मतलब बोलते हैं हम भी लगाएंगे, पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। पहले हम टमाटर लगाते थे तो फिर साथ में इन्होंने सोचा भाई चलो हम इसको भी ट्राई करेंगे, लगाएंगे, फिर ये भी लगा दिया। अभी अच्छा फ्रूट आ गया, अच्छा मतलब खुशी हो रही है हमारे भाई, ऐसा फ्रूट मतलब इधर तो मिलता ही नहीं था, ये तो बाहर से ही आता था। हमने इधर तो लोगों को ये भी नहीं पता भाई ये क्या फ्रूट है। और मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू जैसे श्री अन्न का महत्व प्रतिपादित करने व आम जन को मिलेट्स के उपयोग हेतु प्रेरित करने के लिए बीकानेर के रविंद्र रंगमंच परिसर में ईट राइट मिलेट्स मेला व जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने किया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मोटे अनाज की स्टॉल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। विभिन्न संगठनों की स्टॉल पर मिलेट्स द्वारा निर्मित खाद्यों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आकाशवाणी दूरदर्शन को बताया कि आज हमारे जीवन में संक्रामक रोग सहित अन्य रोगों से लगातार मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है और इसका मुख्य कारण हमने अपनी थाली से मोटे अनाज को दूर कर दिया है। उन्होंने मोटे अनाज को खाद्य आपूर्ति में शामिल करने की बात कही। और आमतौर पर देखा जाता है कि पशु पक्षियों की परेशानियों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और ऐसी ही सोच रखने वाली एक महिला उत्तर प्रदेश बरेली की हैं जो पिछले कई वर्षों से पशु पक्षियों का आश्रम चला रही हैं, जिनमें घोड़े, गाय, बकरी, कबूतर शामिल हैं। इस आश्रम में ऐसे तमाम पशु पक्षियों को चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ हो या वो अपाहिज हों। और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि पशु पक्षियों के चिकित्सा का सारा खर्च जनता उठाती है। सन 2013 से मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी प्रेमाश्रम चला रही हूँ। उससे पहले मैं पिछले 20 वर्षों से पशु पक्षियों के लिए काम कर रही हूँ और पिछले 12-13 साल से कांस्टेंट मैं जानवरों को रिहैबिलिटेट कर रही हूँ। यहाँ पर रेस्क्यू करके हम लोग यहाँ पर लाते हैं और जो भी जानवर ज़रूरत होती है, जिसको भी चिकित्सा की या सर्जरी की या कोई किसी तरह से अगर अपाहिज हो चुका है या किसी की आंखें चली गई हैं तो हम लोग उसको रेस्क्यू करके लाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को गढ़शंकर और जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सूरत और कालापीपल मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही पुणे मंडी में प्याज के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 21 सितंबर को प्याज का भाव रहा 2025 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 1925 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 सितंबर को प्याज का भाव था 1480 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 1465 रुपए पर हुए।
प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 सितंबर को प्याज का भाव था 1,650 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,650 रुपए पर ही टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 21 सितंबर को प्याज का भाव था 1,800 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 2,000 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 22 सितंबर को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 1,300 रुपए से 1,400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो 22 सितंबर को अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए। लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे 2,025 रुपए पर हुए, जबकि सहारनपुर मंडी में प्याज की खरीद 1,740 रुपए पर हुई। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 हजार टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 21 सितंबर को अरहर का भाव रहा 8,200 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 2,600 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 सितंबर को अरहर का भाव 11,600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 सितंबर को अरहर का भाव था 9,000 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी में 21 सितंबर को अरहर का भाव रहा 8,995 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 8,995 रुपए पर ही टिका रहा। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए चल रही खरीफ अरहर की बुआई में कमी देखने को मिल रही है। अरहर की खेती 43,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 45,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद आइए अब जान लेते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और ब्रिटेन के कानून मंत्री अलेक्स चाक भी शामिल हुए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी की लड़ाई में वकीलों के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ा है, उसमें भी भारत की न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायिक सुधार के लिए वैश्विक सहयोग पर बल दिया। उन्होंने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ई-कोर्ट परियोजना चरण 3 की मंजूरी की सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा, प्रधानमंत्री की वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में राधा जन्मोत्सव में शामिल होने आए 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों श्रद्धालुओं की मौत को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का मथुरा के जिलाधिकारी ने खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि दोनों श्रद्धालुओं की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है। मणिपुर लगातार शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया है कि राज्य में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई हैं। सरकार ने सांप्रदायिक तनाव और अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।